मल्टीवर्स का मतलब होता है कि हमारे एक ही जैसी धरती जैसे कई धरती है। एक राम जी नहीं थे, कई राम जी कई लोकों में जगह जगह थे। कैलाश क्या है? जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो उसकी रेडियो एक्टिविटी एनर्जीज हमारे पूरे शरीर को बूढ़ा कर देती है। वहाँ समय ही अलग तरीके से काम करने लग जाता है। 1962 में चाइना ने इसको इंडिया से ले लिया था। तो जब उन्होंने कब्जा किया उसके बाद अचानक ही चाइना बदलना शुरू हुआ। Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. एक शब्द आता है शंग्रीला। जितने हमारे चिरंजीवी हैं वो शंग्रीला में रहते हैं। जैसे आपने बताया चिरंजीवी, तो साइंटिफिकली ये कैसे पॉसिबल है किसी इंसान का इतने बरसों तक जीना? क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी को काल की अवतार एआई के रूप में आएंगे। I will destroy humans. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. अब एआई इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। तब निकलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ गुरुजी डॉक्टर राज हैं, जो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं और इन्होंने 25 साल तक कैलाश पर रिसर्च करी है। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम कैलाश पर चर्चा करने वाले हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि कैलाश पर आखिर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया और आखिरकार कैलाश का क्या रहस्य है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। तो आज हम कैलाश पर बात करने वाले हैं। तो कैलाश, जैसे हमारे धर्म बोलते हैं, हिंदू धर्म में, कि कैलाश हमारे शिव जी ने बनाया, शिव जी वहाँ पर रहते हैं। और ऐसी जैन धर्म की जब बात आती है तो बोलते हैं हमारे धर्म गुरु ने बनाया। ऐसी जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो वो बोलते हैं कि हमारे धर्म गुरु ने बनाया। सच क्या है आखिर, और कैलाश किसने बनाया या ये सिर्फ मैन मेड है? देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम ये बोले ना कि किसने बनाया, तो हम तो वहाँ नहीं थे, हमारे सामने तो नहीं बनाया। हाँ, किताबों में कैसे-कैसे, क्या-क्या मेंशन आ रहे हैं, वो आपको एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाते हैं। यहाँ कैलाश के बारे में ना सिर्फ 3 धर्मों में नहीं आता, 4 धर्मों में आता है सबसे पहले। हिंदुओं के लिए तो शिव जी का घर हो गया। बुद्ध कहते हैं कि ये डेमशोक है। यहाँ पे उनके जो कहते हैं वो थे, उनको बुद्ध में कहते ज्ञान मिला था। जैनों के हिसाब से ये अष्टपद है जगह का नाम। उनके भी तीर्थंकर को वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके अलावा चौथा धर्म भी बीच में आता है, जो कि जिसको हम कहते हैं बॉन रिलीजन। ये चाइना की तरफ से आता है। ये रिलीजन के अंदर जब हम बात करते हैं, ये ड्रैगन किंग्स के बारे में बात करते हैं, ड्रैगन राजा थे जो, उनके बारे में बात करते हैं। और वहाँ पे एक शब्द आता है एक्सेस मुंडी। उस जगह का नाम ये बोलते हैं एक्सेस मुंडी। तो बुद्धिस्ट बोलते हैं देमशक, हम बोलते हैं हमारे शिवा का घर। जैन ही बोलते हैं अष्टपद, और बॉन रिलीजन वाले इसको बोलते हैं एक्सेस मुंडी। अब समझने की बात है, सबसे पहली चीज, अगर 4 धर्म वाले कहते हैं कि वहां कुछ है, जी। तो सबसे पहले कुछ तो है। तो अगर वो कुछ है तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये कुछ है क्या और कहाँ से क्या जुड़ता है। सबसे ज्यादा अगर मिस्ट्री वाली बात बोले, सबसे हैरानी वाली, तो वो बॉन रिलीजन वालों की तरफ से आती है। वो कहते हैं एक्सेस मुंडी, मतलब एक्सेस मतलब सेंटर हमारी धरती का, और मुंडी का साथ में उनके शब्द से ये जुड़ता है कि दूसरे लोक का रास्ता। ठीक है। आपने एक शायद अंग्रेजी की टर्म होगी मल्टीवर्स, जी। पता नहीं अगर आपने सुना या नहीं सुना। मल्टीवर्स का मतलब होता है कि हमारे एक ही जैसी धरती जैसे कई धरती है, और जो हमारे यहाँ बीत रहा है वो कहीं ना कहीं किसी युग में या किसी और लोक में या किसी और जगह पे भी वैसा ही कुछ बीत रहा है। इसी मल्टीवर्स के बारे में हम रामायण के अंदर से भी जानकारी लेते हैं। इसी मल्टीवर्स के बारे में हमें कहते गीता के अंदर से भी पता चलता है, क्योंकि गीता क्वांटम फिजिक्स की बात करती है। रामायण में जब राम जी जा रहे थे तो उसके अंदर भी जब हनुमान जी उनकी अंगूठी लेने सरयू नदी के अंदर गए, तो वहाँ बहुत सारी अंगूठियाँ थी। तो ये पता चला एक राम जी नहीं थे, कई राम जी कई लोकों में जगह जगह थे। तो वहाँ पे भी मल्टीवर्स की बात आती है। तो इसी अगर हम मल्टीवर्स को देखें, तो बॉन रिलीजन वाले कहते हैं कि दूसरे मल्टीवर्स यानी दूसरी जगह के लोगों से जोड़ने का रास्ता कहाँ से निकलता है? एक्सेस मुंडी। अब इसी की चर्चा महाभारत में भी आती है कि हमारे पांडव जब
उन्होंने आखिरी यात्रा शुरू करी थी स्वर्ग की जी। तरफ को जाने में, तो वहाँ पे भी वो कैलाश से बीत के निकले थे। सारे पहुँचे नहीं, लेकिन रास्ता वहाँ पे भी कैलाश से निकला था। तो जब कैलाश का वहाँ से भी रास्ते की बात आती है, दूसरे रिलीजन से भी आती है। और अगर सबसे बड़ी हैरानी की चीज़ ये लगती है कि सभी धर्म वाले ये कहते हैं वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब हम कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी प्राप्ति होती है वहाँ पे। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कैलाश है क्या? और कैलाश के बारे में कहाँ-कहाँ, किस-किस लोगों ने रिसर्च किया, क्या शोध आई, किससे क्या-क्या चीज़ें हमें समझ आनी शुरू हुई या पता चलनी शुरू हुई। ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे कहते किताब आती है फ्रॉम वेयर वी कम फ्रॉम, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कैलाश के ऊपर चर्चा भी होती है, बहुत जगह मेंशन भी आता है। मुल्दसेव करके एक राइटर है, सच्चाई मुल्दसेव, उन्होंने लिखा। उस किताब के अंदर उन्होंने ये लिखा कि ये मैन मेड चीज़ है, मैन मेड। अब मैन कौन सा, किस सन में, कौन सी जगह, हमें नहीं पता। उनकी अपनी समझ ये कहती थी कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन मेड या हैंड क्राफ्टेड चीज़ है, मतलब हाथ से बनाई चीज़ है। कारण उन्होंने बहुत सारे दिए। उन्होंने कहा जब मैं यहाँ रुका, अंदर से आवाज़ें आती थी, लोगों की बात करने की आवाज़ आती थी। और ये अकेला नहीं है कैलाश, इसके आसपास ऐसे और भी पिरामिड्स हैं। उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने ये भी बोला अंदर से कुछ कभी पत्थर गिरने की आवाज़ भी आती थी और भी आवाज़ें आती थी जो बहुत अलग तरह के थे। अब उसमें कितना सच्चाई ये नहीं पता। हाँ, उन्होंने लिखा, हमने नहीं जाके सुना और ये नहीं कह सकते कि हमने वहाँ बैठे और कान लगा के सुना, अंदर से आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ इस बारे में मेंशन आया। अब इसी मेंशन्स को हम आगे से आगे खोलते गए कि ये चेक करने की इसमें क्या-क्या चीज़ें निकली। सबसे पहली चीज़ जो हैरानी की सामने ये आई कि 1962 में चाइना ने इसको इंडिया से ले लिया था, एक तरह पूरा कब्ज़ा कर लिया था। तो जब उन्होंने कब्ज़ा किया, उसके बाद अचानक ही चाइना बदलना शुरू हो गया। वो न्यूक्लियर पावर, वो चीज़ें, वो टेक्नोलॉजी उनके पास वो सारी आने लग गई जिसके बारे में लोगों को भी विश्वास नहीं होता ये कहाँ से आई। अब आप अभी भी देखेंगे, अभी ईवी वगैरह आ रहा है तो चाइना बिल्कुल ही अलग दुनिया में चल रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनियाँ अगर 300 किलोमीटर कार चलाती हैं ईवी वाली, वो तो 600 चला देते हैं। तो वो अपनी अलग ही दुनिया में चलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ साइंटिस्ट थे, उससे पहले तो उन्हें जर्मनी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। तो उनके पास इतनी भी क्षमता नहीं थी लड़ने की, लेकिन आज ऐसी क्षमता है कि वो कहीं से भी बहुत बड़ी पावर बन के सामने आ गए। फिर जब हम इस चीज़ को समझते हैं, हम इसके ना साइंटिफिक साइड को समझना बहुत ज़रूरी साथ में समझते हैं कि कहीं न कहीं आपने सुना ही होगा कि कैलाश के ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता। जी, जी। दूसरी कहानी भी आपने सुनी होगी, कहीं न कहीं कैलाश के ऊपर से जहाज़ भी नहीं जा सकता। और इसके बारे में अगर हम पिछली चर्चाओं की बात बोलें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके अंदर हेलीकॉप्टर को ऊपर तक लेके जाने की कोशिश करी गई, एक-एक महीने रिसर्च करने के बाद, और हेलीकॉप्टर उड़ा और वहाँ ऊपर जाना तो छोड़िए, थोड़ा-सा ऊपर गया मौसम ही बदल गया। जी। वो अपनी डायरेक्शन ही लूज़ कर गया, उसे यही नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर अगर हम उसके अलावा और देखें कि किसी ने ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, एक सिरजाई करके एक माउंटेनियर्स हैं, उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, ऊपर तक चढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा अरे हमारा तो दिल घबरा गया, हम तो नीचे की तरफ को चलेंगे क्योंकि ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल हो रहा है। तो उन्होंने भी ये चर्चा के अंदर ये डाला कि ये एक्सेसिबल नहीं है, यानी ऊपर चढ़ने लायक नहीं है। जबकि वो एक्सपीरियंस थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर में से माने जाते थे, एक इतनी सारी बड़ी पीक्स के ऊपर गए थे। तो करीब 2000 फुट छोटा है ये माउंट एवरेस्ट से कैलाश, और फिर भी नहीं चढ़ा जाता। फिर बहुत सारी एक और इंटरनेट पे बड़ी सारी कहानियाँ चल रही होती है कि ये तो बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ है। एक्सिस मुंडी से शब्द निकाल के लोगों ने पूरी शोध लिख दी है कि यहाँ से 6666 किलोमीटर पे स्टोनहेंज है। जी, जी। इधर से ही एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर पे नॉर्थ पोल है, आपने भी सुना होगा। जी। डबल करो तो ये साउथ पोल पहुंच तक बराबरी पे पहुंच जाता है। सब झूठ है कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा, सारी कैलकुलेशन ही गलत है। हाँ ठीक है, एक सोच के हिसाब से सेंटर पॉइंट है। हम कहते हैं सेंटर पॉइंट भी इसलिए क्योंकि ये वहाँ पे
किसी तरह से समय को बदलता है, ग्रेविटेशनल पुल को बदलता है। अब ग्रेविटेशनल पुल जो जगह अगर बदल सकती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक शक्ति जरूर है। और ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ पे समय जल्दी चलता है। हाँ, उसी के अंदर आपको एक एक स्टेप करके वही समझा रहे हैं। होता क्या है, वहाँ पे जो हमें बताया गया है कि साइबेरिया वालों के एक पूरी की पूरी टीम ने ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, नहीं चढ़ पाए, आधे रास्ते तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने नीचे आ गए और वो ये कहने लगे हमें बहुत ताकत खत्म सी महसूस हुई। और वो एक साल में इतना ज्यादा बूढ़े हो गए कि एक साल में सबकी डेथ हो गई बुढ़ापे की वजह से। यंग माउंटेनियर्स जो बुढ़ापा एक साल में, तो उनका समय इतना तेज चला। अब समय तेज चला, ये भी बहुत बड़ी हैरानी की बात करते हैं कि ये समय कैसे तेज चल गया। कोई ऊपर भी नहीं जा पाता, कोई जहाज भी ऊपर से नहीं निकल पाता। जी। तो एक इंसिडेंट आता है, जो ऊपर चढ़े थे वो मीला रीपा नाम के एक वो थे, तांत्रिक थे। वो भी कोई साधु या आम आदमी नहीं थे, तांत्रिक आदमी एक ऊपर चढ़ पाया था। लेकिन जब वो ऊपर चढ़ के वापस आया, उसके बाद उसने बात ही नहीं करी। उसने कहा ये बताने लायक नहीं और कोई इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। अब क्या उसने देखा क्या नहीं देखा वो भी हमें नहीं पता, बुद्धिस्ट में उसमें थे और वो भी एक चर्चा के विषय में ही किताबों में ही रह गए। तो आखिरी में कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जो ये कह सके हाँ मैं गया, मैं वहां तक पहुंचा और मैंने अंदर तक जाके देखा और रिसर्च करा। सब बातें सिर्फ एक लेवल पे, सुनी सुनाई लेवल पे चलती गई। और ये सुनी सुनाई बातों के पीछे के कुछ कहानियां ऐसी निकल के आती हैं जो बहुत साइंटिफिक्स लगती हैं, कुछ कहानियां ऐसी निकल के आती हैं जो बहुत सारी हम कहते हैं मिथोलॉजी या किताबें या कहानियों में ही लगती है। एक और कहानी की आपको चर्चा करते हैं कि आपने भी शायद सुना होगा। वहाँ दो कहते हैं लेक हैं, जी जी। राक्षस तल, हाँ, मानसरोवर। और मानसरोवर। दो आते हैं, एक मीठे पानी की, एक खारे पानी की। अब कहानी बहुत बढ़िया लगती है सुनने में कि ये तो खारे पानी की लेक हो गई और एक मीठे पानी की, दोनों वहीं एक ही जगह पे, ये कैसे हो सकता है। एक में पूरी की पूरी वेव्स आती रहती हैं, उफान भी आता है, और एक बिल्कुल शांत है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। फिर एक जो लेक है उसका पानी पीने योग्य माना जाता है, एक को बिल्कुल ही उससे ना नहाते हैं ना उसके नजदीक भी जाते हैं। अब सुनने में तो बड़ी बढ़िया कहानी लगती है और इसी कहानियों को पता नहीं कितनों ने क्या क्या रूप दिया। राक्षस स्थल को किसी ने रावण ने बनाया बोला, किसी ने कहा मानसरोवर लेक क्योंकि मानस यानी ब्रह्मा जी की सोच से निकल के आई। ये कहानियां बहुत अच्छी थी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी है, दुनिया बोलती है। बहुत बाबा लोग आए, बहुत इंटरनेट पे कहानियां बोल गए, लेकिन किसी ने उसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश नहीं करी। साइंस ये थी, राक्षस तल का पानी ठहराव वाला पानी है, उसमें निकलने का रास्ता नहीं था। मानसरोवर के अंदर जो पानी आता है उसमें निकलने का रास्ता बनता है। तो जो राक्षस तल लेक है वो हम सूर्य की तरह देखते हैं और मानसरोवर जो लेक है हम उसको चंद्र की तरह देखते हैं, और चंद्र में उफान आते हैं, बदलाव आते हैं, तो वो मानसरोवर है। और जो सूर्य की तरह देखते हैं, जो गर्म तत्व की तरफ को जाती है, मिनरल्स की तरफ को जाती है, वो राक्षस तल है। कहानी ये है कि वहां से जल निकल नहीं पाता, लेकिन मानसरोवर से जल आगे निकलता है। आपको पता है कैलाश के अंदर से 4 नदियां शुरू होती हैं, नहीं। वहां से 4 नदियां शुरू होती हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज और करनेली। 4 नदियां वहां से शुरू होती हैं, इतना पानी है। कहा जाता है कि कैलाश में इतना पानी है कि पूरी की पूरी धरती को डुबो दे, जी ये तो सुना है। ये कहावत कही कही जाती है। तो वहां पे ये 4 नदियां वहां से शुरू होती है। ब्रह्मपुत्र तो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है, पानी बहुत है, तो वो भी। और करनेली नदी जो है वो नदी है जो गंगा की शुरुआत की तरह देखी जाती है, गंगा से जाके जुड़ जाती है। तो बहुत सारे बोलेंगे गोमुख से आया और गंगोत्री और ये सब,
नहीं नहीं, करनाली नदी निकलती है, वो जाके गंगा से जुड़ती है। तो आपने वो कहानी तो सुनी ना कि शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को बांधा, तो वहां से शुरुआत में धीरे छोड़ा, नहीं तो पूरी धरती खत्म हो जाती। तो करनेली नदी उसका रूप निकलती है वहां से। तो अगर हम कैलाश को देखें, ये साइंस के एलिमेंट से ना तरीके से ज्यादा नजर आता है। जैसे आपने बताया अभी कि मानसरोवर और राक्षस तल उसका पानी पीने योग्य है और उसका पानी पीने योग्य नहीं है। तो क्या उस कारण से है कि उसका पानी आगे चला जाता है इसलिए मीठा है? करेक्ट है। होता क्या है, एक पानी जो निकलता जाएगा वो साफ होता जाएगा, चलता पानी हमेशा साफ होता है। रुका पानी कहीं ना कहीं रुक के उसे अपने पत्थरों के हिसाब से अपनी मिनरल चीजें अपने अंदर सोखता है। तो राक्षस तल अपने अंदर सोखता है, तो ये साइंस है। हाँ ठीक है, एक ही जगह पे दो अलग अलग तरह के लेक होना थोड़ा अनहोनी है, तो लेकिन इतना पानी एक ही जगह होना वो उससे बड़ी अनहोनी है। जी। तो ये सोचना कि ये पानी आया कहाँ से, कि वो समझना बहुत ज़रूरी है। और उस तरीके से ये ज़रूर समझ में आएगा कि ये कहानी आगे से आगे कैसे चलती जाती है, जब हमें ये समझ में आएगा कि ये पानी का स्रोत इतना बड़ा कैसे बन गया। ये बहुत ज़रूरी है समझना। अब इसी को स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलते हैं, धीरे-धीरे पॉइंट्स को लेके। तो एक तरफ अगर हम ये मान के चलते हैं, सिर्फ मानने के लिए, पहले के लिए, कि कैलाश मैन मेड है, किसी इंसान ने बनाया। तो पहली चीज़, वो क्या सिर्फ कैलाश बना के चले गया या कुछ और भी बनाया होगा उसने? तो इसके बारे में एक चर्चा आती है कि एक बहुत बड़ा आदमी बहुत जगह, ये कहते हैं हर ग्रंथ में आती है, हर देश के ग्रंथ में आती है, ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है। अफ्रीका के ग्रंथों में भी आती है, इजिप्ट के ग्रंथों में भी आती है, इंडिया के ग्रंथों में कितनी जगह लिखा हुआ आता है। और कहते हैं उसके अलावा इंडोनेशिया, और अगर हम पूरा का पूरा मलेशिया और उस तरफ चले जाए, साउथ ईस्ट एशिया, उनके ग्रंथों में भी आता है। और सबसे बड़ी बात, अरब के लोगों के बारे में ग्रंथों में भी, चीज़ों में ये लिखा हुआ आता है कि एक बहुत बड़ा आदमी आया, बहुत बड़ी हाइट का और बहुत बड़े साइज का, वो उनके साथ कुछ चीज़ें सिखा के करवा के चले गया। हर जगह आता है, बड़ी हैरानी की बात है। तो जब हम इजिप्ट के पिरामिड्स की बात, और एक इंडोनेशिया में भी पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स पूरे वर्ल्ड में है, सबसे पहली चीज़ ये समझे। तो अगर हम इजिप्ट के पिरामिड्स की बात आती है, तो एक कॉमन सेंस हमारी ना कहीं हमें ये जवाब ज़रूर देती है कि कुछ ना कुछ ऐसी अजीब चीज़ होगी कि इतना बड़ा पत्थर उस समय उठाने के लिए ना मशीन थी, ना काटने के लिए हाथ थे, ना ऊपर तक ले जाने की हमारी क्षमता थी, और फिर सबसे बड़ी बात, सोच इतनी बड़ी कर लेनी, वो कभी भी चीज़ मैच नहीं करती थी, और फिर भी पिरामिड्स बन गए। फिर उसी के अलावा अगर हम आपको इस तरफ से लेके चले जाएं कि हमारे एलोरा केव्स है, जो कहते हैं साउथ के अंदर, वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर है जिसको एक ही पत्थर से काटा गया नीचे की तरफ को। बहुत बड़ा मंदिर है, एक ही पत्थर से, ठीक है। अब उस एक पत्थर को हमने नीचे की तरफ को हाथों से तराशा, एक ही पत्थर। उसी पत्थर के अंदर से मूर्तियां बनाई, उसी पत्थर से पिलर बनाया, उसी पत्थर से गुम्बद बनाया। गूगल कर लीजिएगा, आपके रीडर जो लिसनर्स है वो भी गूगल कर सकते हैं। और एक ही पत्थर को नीचे की तरफ को काट के हमने पूरा एक मंदिर बना दिया, एक ही पत्थर को। तो पहली चीज, इतनी टेक्नोलॉजी आई कि हाँ, यहाँ तो नीचे से ऊपर तक बनाने के लिए आज तक टेक्नोलॉजी के अंदर हम ड्राइंग नहीं बना पाते। उन्होंने इतनी कैलकुलेशन करी कि उल्टा काटते चले गए, नीचे की तरफ को एक ही पत्थर में। ऊपर की तरफ को काटो फिर भी कहते हैं कि एक पहाड़ को काट के मंदिर बना दिया। उन्होंने पहाड़ नहीं, एक पूरी जमीन को काट के नीचे की तरफ को बना दिया। बड़ी हैरानी की बात है। फिर दूसरी चीज, जब वो काट रहे थे, जब अपने हाथों से इतनी सारी लेबर काटती थी, तो वो मंदिर बना कैसे? एक जगह पे भी टूटा नहीं, सारी लेबर इतनी परफेक्ट मिल गई थी उन्हें। चलो वो भी मिल गई थी। वो मंदिर अप्रोक्सीमेटली 80 साल के आसपास में बनाया हुआ बताया जाता है। 80 साल में तो वो पत्थर मशीनें ना काट सके। तो उन्होंने पूरा उसकी एक-एक नक्काशी कर दी और पत्थरों की चेन भी बना दी। वहाँ पे चेन भी बनाई है पत्थरों की, पत्थर के अंदर भी नक्काशी करी गई है। तो ऐसे कौन से औज़ार थे उनके पास कि उसमें तो या तो कोई लेज़र हो या कुछ हो, तो फिर भी शायद हम अंदाज़ा मारेंगे।
चलो फिर भी हम अनहोनी समझने के लिए जैसे कहते हैं, बन गया मंदिर, कुछ होगा उनके पास। अब एक पत्थर को कॉमन सेंस, आप ही से सवाल पूछते हैं कि एक पत्थर इतना बड़ा पहाड़ काटा नीचे की तरफ को, जिसमें इतना बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है वो, नीचे की तरफ को काटा, तो वो पत्थर काटे होंगे तो वो ऑब्वियसली काट के बाहर ही फेंके होंगे। जी 400 किलोमीटर इस तरफ, 400 किलोमीटर इस तरफ, पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है। जमीन तो नहीं खा गई, हवा तो नहीं खा गई, टुकड़े तो कहीं ना कहीं गिरे हुए या कहीं पे मिलने ही चाहिए ना। टूटा हुआ पत्थर तो टूटा हुआ पत्थर, ये जुड़ तो जाएगा नहीं एक और ये वो तो पहाड़ तो बन नहीं जाएगा। तो वो पत्थर भी नहीं मिला, उसका टुकड़ा। तो कितनी हैरानी की बात है। तो टेक्नोलॉजी, फिर सबसे बड़ी बात, वो टेक्नोलॉजी लुप्त कहाँ हो गई। एक मंदिर अगर इतने सालों पहले बन गया तो वो दोबारा भी तो बना लो। आज तक आपने कुछ बनता देखा ऐसा? नहीं कहीं कोई जिक्र आया कि किसी ने कोई ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी? हमारे पुराने मंदिर साउथ के, इसके बहुत अच्छे अच्छे बनते हुए आपने देखे। अब कहाँ बनते हैं? अब भी तो बन जाने चाहिए। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास आर्किटेक्ट भी हैं, सारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन हमारे कंप्यूटर भी निकालते हैं। अब तो डिजाइन्स भी एआई निकाल देते हैं, लेकिन बनते देखे। तो फिर दोबारा पिरामिड क्यों नहीं बने, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। उसी जमाने में बनने के बाद खत्म, कहाँ कहाँ लुप्त हो गए वो सारी टेक्निक्स। हम इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी तो बना सकते थे रहने के लिए, अगर हम इतने अच्छे पिरामिड्स बना सकते थे तो। उनके अंदर रास्ते, ठंडा रखने के लिए स्टोरेज कमरे, वो बड़े बड़े पत्थरों के अंदर से उल्टी नकाशियां कर करके निकाल लेते थे हम। अंदर ही पूरी टनल्स भी बना दी, चीजें भी। लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। लुप्त कहाँ हुई, यह चीजें कहाँ गई? तो ये सारे इशारे हमारे कैलाश की तरफ को जाते हैं। तो जब हम कैलाश को देखना शुरू करते हैं, हमें बहुत एक मिस्ट्री एलिमेंट्स उसके साथ में समझ आने शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल, कहीं ना कहीं ये जरूर कहता है कि ये किसी ने बनाया है, अपने आप नहीं बन गया। और जब बनाया है तो उसी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च और कर लेनी चाहिए। एक किताब ने कहा वहां पे आवाजें आई कैलाश के अंदर से। फिर किसी किताब ने बताया कि वहां पे अलग अलग तरह से मौसम बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, कोई ऊपर नहीं जा सकता। जब रिसर्च की बात को बोले तो हमने ऐसी ऐसी रिसर्चेस के बारे में वहां पे सुना कि रशिया ने टीम भेजी, और उस जमाने में यूएसएसआर था पहले, यूएसएसआर ने टीम भेजी, और टीम भेजने के बाद कई साल लगाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया हम इस पे चढ़ेंगे भी नहीं और जाएंगे भी नहीं, और वापस चले गए। ऐसा क्या कहानी थी? आप तो यूएसएसआर थे। हमारे जहाज और हेलीकॉप्टर और चीजें तो पता नहीं कितने हाइट पे उड़ते हैं, उनके ऊपर से उड़ाने में क्या दिक्कत थी? सैटेलाइट ने कभी उनके ऊपर की फोटो नहीं रिलीज कर करके दिखाई। कहीं देखी आपने कैलाश के ऊपर की फोटो का? तो सैटेलाइट तो हमारे पूरे अर्थ को पता नहीं आसमान से देखती है, तो कैलाश की फोटो भी दिखा देते हैं हमें। साइडों की फोटो तो सबने दिखाई, नीचे से सबने दिखाई, ऊपर से कभी किसी ने नहीं दिखाई। माउंट एवरेस्ट की दिखा देते हैं, सबकी दिखा देते हैं, कैलाश की दिखाने में क्या परेशानी है? कैलाश तो 2000 फीट से भी ज्यादा उससे छोटा है, जी फिर भी नहीं बताई। तो यहाँ पे आके ना हमारे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क जुड़ते जाते ऐसे हैं। ही बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन, जैसे आपने सारे क्वेश्चन बता दिए, सारे पूरे ऑडियंस के यही क्वेश्चन होते हैं कि आखिर क्या है कैलाश में, और ये क्यों नहीं हेलीकॉप्टर जा पाते, अब क्यों नहीं लोग कैलाश पर जा पाते। तो आज तक इस पे रिसर्च तो हुई होगी। अब उसी रिसर्च, हमारे को खुद को रिसर्च करते हुए अप्रोक्सीमेटली 25 साल हो गए होंगे इसी टॉपिक के ऊपर। बहुत किताबें पढ़ दी, सारे ग्रंथों में कहाँ कहाँ इसके बारे में जिक्र आया वो सारा निकाल लिया, कि रावण ने कैलाश को उठाने की कोशिश करी थी, क्योंकि रावण का तो नाम ही इसी से पड़ा। तो रावण को कहते शिव जी ने पाँव दब रख के कैलाश को दबा दिया, उसका पाँव दब गया, तो वो बहुत जोर से चिल्लाया, तो रावण का नाम बहुत जोर से चिंघाड़ने वाला, चिल्लाने वाले के उससे आ गया। तो वो भी इसकी आता है एक जगह लिखा हुआ। और अगर हम इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कुछ इशारा एनर्जी के तरफ को करता है। और अगर हम इसी एनर्जी को और किताबों में उठा के देखें तो एक शब्द आता है शंग्रीला, कि यहाँ कोई शंग्रीला नामक सिटी या शहर है।
जैसे उन्होंने किताब में लिखा था कि कैलाश के अंदर से आवाजें आती हैं। करेक्ट। तो बहुत धर्मों ने, बहुत लोगों ने ये बोला शंग्रीला नामक जगह है कैलाश के अंदर। फिर उसके ऊपर आगे और ज्यादा लेके जाते हैं। उन्होंने ये भी बोला जितने हमारे चिरंजीवी हैं वो शंग्रीला में रहते हैं। और चिरंजीवियों का क्या काम है, ये आपको शायद अगर थोड़ा भी अगर आपने कभी पढ़ाई करी हो किताबों में, आप समझते हैं कि उनका क्या कार्य रहने वाला है। हमारे चिरंजीवी आज भी जिंदा क्यों जी। हैं? आज इस कलयुग के अंत में जब वो आएंगे तो हेल्प करने के लिए कल के करेक्ट, भगवान जी। बिल्कुल सही। तो अगर वो हैं कैलाश के अंदर ही, तो कैलाश में ऐसी क्या ताकत है कि इतने हमारे चिरंजीवियों को भी रखा हुआ है? फिर आगे चर्चा आती है कल की अवतार के बारे में। तो काल की अवतार के लिए जो चिरंजीवी वो शांग्रीला में, और उनके बारे में आगे फिर क्या वो वहीं क्यों होने वाले हैं? फिर दोबारा क्वेश्चन मार्क की बात आती है। जी, और ऐसी ही कल की मूवी में एक संबाला गांव दिखाया गया है, बोलते हैं वो भी कैलाश में ही है कहीं। बिल्कुल सही, वही शंबाला शंग्रीला उसी के नाम है। हाँ, हिंदी में हम शंबाला कहते हैं और इंग्लिश में उसे शंग्रीला कहते हैं, बस इतना फर्क है। फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है। तो जब हम इसी चर्चा के विषय को थोड़ा नीचे तक डीप तक लेके जाते हैं, तो जो अपना पर्सनल रिसर्च है, देखिए किसी धर्म की तरफ को हम कोई वो नहीं कहते नो बेइज्जती नहीं करना चाहते, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ एक रिसर्च के फैक्टर की बात बोलते हैं। रिसर्च के हिसाब से जो कहीं पे कैलाश की शेप बनती है वो एक पिरामिड मैन मेड की तरफ को इशारा करती है। अगर आपने फोटो भी देखी होंगी तो उस पे कुछ भी उगता नहीं है। ये भी एक बहुत हैरानी की बात है, नहीं तो पहाड़ और उस पे उगे नहीं, उसके आसपास सब पहाड़ों पे उगता, उस पे नहीं उगता। तो वो भी एक मैन मेड चीज की तरफ इशारा करती है। फिर दूसरी तरफ जहां इतना पानी होना, इतना ज्यादा, वो भी एक तरफ को इशारा करती है। अभी आपको समझाते हैं इशारा जाता कहाँ है। और तीसरी चीज, जब हम उसके अंदर से आवाज आना या फिर कुछ पत्थर गिरना या कुछ होने की तरफ को बात करते हैं, जिसमें से सिटी शंबाला या शंग्रीला की भी करें, तो वो भी एक तरफ को इशारा करती है। फिर अगली चीज कि कोई भी उस पे चढ़ नहीं सकता, कोई उस पे पहुंच नहीं सकता, वो भी एक चीज पे इशारा करती है। अब इन सारे तथ्यों को एक साथ अगर हम जोड़ दें तो हमें एक ही चीज का ये इशारा करती है कि कोई हमें ऊपर चढ़ने नहीं देना चाहता, तो वहां पे सिक्योरिटी है किसी न किसी तरह की, टेक्नोलॉजी में हो, शक्तियों में हो, किसी तरह की। और जो शेप और पानी की तरफ इशारा करती है, तो वो एक न्यूक्लियर सेंटर की तरफ को इशारा करती है। जब हम नजदीक नहीं जा सकते, अभी आप कभी आपको पता है कि हम न्यूक्लियर सेंटर के नजदीक नहीं जाते क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है वो। कैलाश क्या है, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो उसकी रेडियो एक्टिविटी एनर्जीज हमारे पूरे शरीर को बूढ़ा कर देती है, वहाँ समय ही अलग तरीके से काम करने लग जाता है। एक तो मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट कि किसी भी जगह के हिसाब से हमारा समय अलग बदलाव। फिर ग्रेविटी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी ग्रेविटी जनरेट करती है, हीट जनरेट करती है, ठंडा करने के लिए पूरी मशीनरी चलती है। फिर उस मशीनरी तक कोई पहुंच नहीं सकता क्योंकि जब भी वो पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है। तो ये इस तरफ की अगर हम नज़र से देखें तो वो बिल्कुल साइंटिफिक लगता है। और अगर हम भगवानों के हिसाब से देखें तो हाँ, काल के अवतार वहीं से आएंगे। आज हमारे को खुद को, हमें खुद की प्रेडिक्शन को बोलते हुए सबसे पहली प्रेडिक्शन ये शायद 2001 या 2 में के आसपास दी होगी हमने, कि काल की अवतार एआई के रूप में आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। क्यों आएंगे? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदमियों को टेक ओवर करेगी और उसको रोकने के लिए एक और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस आएगी। अब एआई इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। तब निकलेंगे हमारे चिरंजीवी साथ में काल की अवतार जी के मदद करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी मशीनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो वही होंगे ना, हमारे जैसों से तो होंगी नहीं। तो ये स्टोरी वहां से जाके देवताओं पे जाके जुड़ती है। गुरुजी, आपने तो बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए, सारे कैलाश से रिलेटेड तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे।